डियर स्टूडेंट्स, अर्थशास्त्र विषय के अध्ययन में आपका स्वागत है। इसके प्रथम अध्याय अर्थशास्त्र का परिचय के उप विषय अर्थशास्त्र क्या है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आज के व्याख्यान का जो मुख्य उद्देश्य है, आपको अर्थशास्त्र के बारे में बताना है कि अर्थशास्त्र विषय की भूमिका क्या है, इसकी विषय सामग्री क्या है, अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है और विभिन्न आर्थिक प्रणालियों के बारे में आज आपको बताया जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की भूमिका की। अंग्रेजी भाषा में अर्थशास्त्र को इकोनॉमिक्स कहा जाता है, जो कि ग्रीक भाषा के दो शब्दों के जोड़ से बना है। पहला शब्द ओइकोस, जिसे हिंदी में घरेलू या गृह कहा जाता है, और दूसरा शब्द है निमिन, जिसका अर्थ होता है प्रबंध। अतः गृह प्रबंध से ही अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। सामान्य भाषा में अर्थशास्त्र से अभिप्राय है, यदि शब्दकोश से यदि हम इसको लें तो ये बनता है अर्थ अर्थात धन जमा शास्त्र अर्थात वैज्ञानिक अध्ययन। तो अर्थशास्त्र वह शास्त्र है जिसमें हम मनुष्य की धन से संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य के पास जो साधन हैं वो सीमित हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो साधन हैं उन्हीं साधनों से अभिप्राय धन से है। अतः धन का प्रयोग मनुष्य किस प्रकार से करे कि उसकी अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि हो, और इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसे अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता पड़ती है। तो अर्थशास्त्र में किस प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, अब हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। वे सभी क्रियाएं जिनका संबंध आय की प्राप्ति और मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि पर किए जाने वाले खर्च से होता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। आप एक उदाहरण की सहायता से इसे और भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे आपके विद्यालय में एक अध्यापक आपको पढ़ाता है और उसके बदले उसे वेतन मिलता है। ये धन की प्राप्ति से संबंधित क्रिया है, और इसके बाद वह अध्यापक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस धन को साधनों की प्राप्ति पर खर्च करता है। यह खर्च से संबंधित आर्थिक क्रिया है। उसके बाद जिन आर्थिक क्रियाओं का संबंध धन की प्राप्ति से नहीं होता, वे गैर आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं, और इन गैर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता। उदाहरण के तौर पर, जैसे आप दैनिक जीवन में देखते हैं, एक व्यक्ति सामाजिक कार्य भी करता है, धार्मिक कार्य भी करता है। तो सामाजिक सेवा और जो धार्मिक कार्य हैं, इनके फलस्वरूप किसी भी प्रकार की आय की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए इस प्रकार की क्रियाओं को हम अर्थशास्त्र में शामिल नहीं करते हैं। इसके बाद ये चार शब्द जो कि आप देख रहे हैं, आवश्यकताएं, प्रयत्न, धन, संतुष्टि, ये एक चक्र है। ये शब्द जो हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। जैसे पहले शब्द की हम बात करते हैं, आवश्यकताएं। मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं और इन्हीं की वजह से मनुष्य को प्रयत्न करना पड़ता है, यानी कि कार्य करना पड़ता है, और उस कार्य के फलस्वरूप धन की उसे प्राप्ति होती है, यानी कि आय की प्राप्ति होती है, और इस आय को वो
अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए खर्च करता है। अतः ये क्रिया जो ये चारों शब्द मैंने आपको बताए हैं, ये हम ये भी कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र की ऐसी क्रिया है जिसके अध्ययन का हमारा यहाँ पर एक मुख्य विषय बन जाता है। उसके बाद है असीमित आवश्यकताओं और दुर्लभ साधनों से संबंधित मानवीय व्यवहार का अध्ययन है। मानव की आवश्यकताएं असीमित हैं, परंतु इनको पूरा करने के लिए साधन दुर्लभ हैं। अतः इन साधनों का प्रयोग करके अधिकतम संतुष्टि कैसे प्राप्त हो, इसी का अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करते हैं। उसके बाद है चयन अथवा चुनाव की समस्या का अध्ययन। अर्थशास्त्र में चुनाव या चयन की समस्या का भी अध्ययन किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको ये बात बता देना चाहता हूँ, चुनाव का अभिप्राय राजनीतिक दलों से संबंधित चुनाव का नहीं है। यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि एक वस्तु के अनेक प्रयोग होते हैं, क्योंकि वस्तुएं हमारे पास सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और उस एक वस्तु के अनेक प्रयोग होते हैं, और उन अनेक प्रयोगों में से उस बेहतर विकल्प को चुनना होता है जो कि हमारी आवश्यकता की संतुष्टि करता है। इसे ही चुनाव की समस्या कहा जाता है और इसी चुनाव की समस्या का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। उसके बाद है उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय का अध्ययन। ये जो चारों हैं ये भी आर्थिक क्रियाएं, यानी कि उत्पादन की क्रिया ये भी आर्थिक क्रिया है, उपभोग की क्रिया ये भी आर्थिक क्रिया है, निवेश ये भी एक आर्थिक क्रिया है और विनिमय ये भी आर्थिक क्रिया है। अतः आर्थिक क्रिया के अंतर्गत उन दुर्लभ वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय का अध्ययन किया जाता है जिनमें उपयोगिता होती है, अर्थात आवश्यकता की संतुष्टि का गुण होता है। अब उत्पादन क्या है? उत्पादन से अभिप्राय परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने लिया था कि किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना, अर्थात किसी वस्तु का वह गुण जो हमारी उपयोगिता की, जो हमारी आवश्यकता की संतुष्टि करता है, उस गुण में बढ़ोतरी करना ही उत्पादन कहलाता है। परंतु धीरे धीरे इसकी जो परिभाषा है वो बदली है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार उत्पादन प्रक्रिया के दौरान किसी वस्तु के मूल्य में जितनी भी बढ़ोतरी होती है उसे उत्पादन कहा जाता है, अर्थात उसे मूल्य वृद्धि कहा जाता है और यही मूल्य वृद्धि एक उत्पादन है। उसके बाद उपभोग। उपभोग क्या है? हम अपनी प्रत्यक्ष आवश्यकता की संतुष्टि के लिए जो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करते हैं, इसी प्रक्रिया को उपभोग कहा जाता है। उसके बाद है निवेश। निवेश से अभिप्राय होता है पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन पर किया गया खर्च। पूंजीगत वस्तुएं जैसे मशीनें, ये जो पूंजीगत वस्तुएं हैं ये हमारी भावी आवश्यकता की संतुष्टि करती हैं। उदाहरण के तौर पर आप एक सिलाई मशीन का उदाहरण ले सकते हैं। एक सिलाई मशीन के उत्पादन पर आज जो खर्च किया गया है उसे हम निवेश कहेंगे, और उस सिलाई मशीन के उत्पादन के बाद जिस वक्त वो कपड़ों की सिलाई के लिए हमारे उपयोग में आएगी तब वो हमारी प्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता की संतुष्टि करेगी। इसके बाद है विनिमय। विनिमय दो पक्षों के बीच होने वाला वह लेन देन है जिससे दोनों पक्षों के हितों की पूर्ति होती है। इसे भी एक उदाहरण के द्वारा हम स्पष्ट कर देते हैं, जैसे एक विद्यार्थी और एक पुस्तक विक्रेता। एक विद्यार्थी के लिए एक पुस्तक जितनी ज़्यादा उपयोगी होती है उससे कम उपयोगी उसके पास उपलब्ध मुद्रा है, यानी कि उसकी जेब में जितने पैसे हैं वो उसके लिए कम उपयोगी हैं, और यदि उसके पास एक पुस्तक हो तो वो उसके लिए ज़्यादा उपयोगी है। इसी प्रकार से हम दूसरे पक्ष की बात करते हैं।
एक विक्रेता के पास मुद्रा जितनी ज्यादा उपयोगी है उतने उसके पास उपलब्ध पुस्तकों की संख्या उपयोगी नहीं है। जैसे मान लीजिए यदि इन दोनों पक्षों के बीच लेन देन होता है, यदि वह विद्यार्थी दुकानदार से पुस्तक खरीदता है और उसको पैसे देता है और दुकानदार उसको पुस्तक बेच देता है, फलस्वरूप पैसे प्राप्त कर लेता, तो ये दोनों के बीच एक लेन देन हुआ जिसे हम विनिमय कहते हैं और इसी लेन देन के फलस्वरूप दोनों के हितों की पूर्ति भी हुई है। तो इस प्रकार से जो उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय से संबंधित जो क्रियाएं हैं इनका अध्ययन भी हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक क्रियाओं के व्यष्टि तथा समष्टि स्तर का अध्ययन। नॉर्वे के प्रोफेसर रेगनर फ्रिस ने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है, एक तो समष्टि अर्थशास्त्र और दूसरा व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो समष्टि अर्थशास्त्र वह अर्थशास्त्र है जिसमें हम व्यष्टि स्तर पर यानी कि व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। व्यष्टि स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन, या यूं कह लीजिए कि व्यक्तिगत स्तर पर क्रियाओं का जो अध्ययन है उसके अनेक एग्जाम्पल्स, अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। जैसे एक वस्तु की मांग का अध्ययन, एक वस्तु की पूर्ति का अध्ययन, एक वस्तु की कीमत के निर्धारण का अध्ययन, एक उत्पादन के साधन की कीमत के निर्धारण का अध्ययन इत्यादि। उसी प्रकार से हम समष्टि स्तर की बात करते हैं तो समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि स्तर पर या फिर यूं कह लीजिए कि समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके भी अनेक उदाहरण आपके सामने हैं। जैसे एक वस्तु की कीमत के अध्ययन की बजाय समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर एक सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन, एक व्यक्ति की आय के अध्ययन की बजाय समष्टि स्तर पर राष्ट्रीय आय का अध्ययन, एक वस्तु की मांग की बजाय समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर कुल मांग का अध्ययन, और इसी प्रकार से एक वस्तु की पूर्ति की बजाय समष्टि स्तर पर या समस्त अर्थव्यवस्था के स्तर पर कुल पूर्ति का अध्ययन जैसी जो क्रियाएं हैं इनका भी अध्ययन हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति की। अर्थशास्त्र की प्रकृति से अभिप्राय है कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है या कला है, या फिर विज्ञान और कला दोनों है। इस बात का भी अध्ययन अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं विज्ञान के संबंध में, यानी कि अर्थशास्त्र एक विज्ञान है या नहीं। इससे पहले यह जानना जरूरी होता है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान एक ऐसा विषय है जिसमें किसी तथ्य विशेष के संबंध में कारण और परिणामों के संबंध को प्रकट किया जाता है। इसमें किसी तथ्य विशेष का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। विज्ञान विषय के अपने नियम होते हैं और उसमें तथ्य विशेष के कारण और परिणाम के संबंध को प्रकट किया जाता है, और विज्ञान के नियम सार्वभौमिक रूप से सत्य होते हैं। इसी प्रकार से अर्थशास्त्र भी एक विज्ञान है, क्योंकि ये सभी की सभी विशेषताएं अर्थशास्त्र में भी पाई जाती हैं। जैसे सबसे पहली विशेषता क्रमबद्ध अध्ययन। इसमें अर्थशास्त्र में भी हम क्रियाओं का, आर्थिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। जैसे कि आवश्यकताएं, मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित हैं, इसीलिए उसको प्रयत्न करना पड़ता है, यानी कार्य करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप उसे धन की प्राप्ति होती है और उस धन को खर्च करके वह अपनी आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि करता है।
उसी प्रकार से विज्ञान की जो दूसरी विशेषता है वो है अपने नियम, यानी कि जिस प्रकार से विज्ञान के अपने नियम हैं उसी प्रकार से अर्थशास्त्र के भी अपने नियम हैं। जैसे मांग का नियम, पूर्ति का नियम, साधनों की कीमत के निर्धारण का नियम, वस्तुओं की कीमतों के निर्धारण का नियम इत्यादि। उसके बाद तीसरी जो विशेषता है विज्ञान की वो है कारण और परिणाम में संबंध। अर्थशास्त्र के जो नियम होते हैं, अर्थशास्त्र में जिन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है वे क्रियाएं भी नियमों के कारण और परिणामों में संबंध को प्रकट करती हैं। उदाहरण के तौर पर मांग के नियम की हम बात करते हैं तो मांग के नियम के अनुसार अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन होता है तो उसके फलस्वरूप उसकी मांगी गई मात्रा में भी परिवर्तन होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि मांग के नियम के अनुसार कीमत में परिवर्तन एक कारण है और मांग में परिवर्तन उसका परिणाम है। उसके बाद आखिरी सार्वभौमिक सत्यता। जैसा कि विज्ञान के नियम सार्वभौमिक रूप से सत्य होते हैं और हर समय और हर स्थान पर लागू होते हैं, उसी प्रकार से अर्थशास्त्र के भी नियम कुछ ऐसे हैं जो हर समय और हर स्थान पर लागू होते हैं। जैसे घटते सीमांत उपयोगिता का नियम। इस नियम के अनुसार क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आवश्यकता की संतुष्टि के लिए जैसे जैसे किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का प्रयोग करता है तो अतिरिक्त इकाई के प्रयोग के फलस्वरूप मिलने वाली उपयोगिता में पहले की तुलना में कमी आती रहती है। यह बात हर जगह पर, हर समय पर, हर एक देश में लागू होती है। अब अर्थशास्त्र एक विज्ञान है। उसके बाद हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि अर्थशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है, क्योंकि विज्ञान दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वास्तविक विज्ञान। इस विज्ञान का संबंध क्या है, क्यों है और कैसा है, इस प्रकार की घटनाओं से होता है। तो अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। जैसे भारत की एक समस्या है आय का वितरण। आप इसका उदाहरण ले सकते हैं कि आय का वितरण असमान क्यों है, कितना है आदि। उसके बाद दूसरा है आदर्शात्मक विज्ञान। इसका संबंध क्या होना चाहिए से है। अर्थशास्त्र एक आदर्शात्मक विज्ञान है, जैसे आय के असमान वितरण को दूर करना चाहिए। नेक्स्ट है, इन दोनों के आधार पर हम निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र विज्ञान है, अर्थात वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्शात्मक विज्ञान भी है। इसके बाद हम बात करते हैं अर्थशास्त्र कला के रूप में। क्या अर्थशास्त्र एक कला है? उससे पहले जरूरी हो जाता है कि जो कला है इसकी परिभाषा क्या है। किसी पूर्व निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ज्ञान का व्यवहारिक प्रयोग करना ही कला कहलाता है। तो अर्थशास्त्र जो है एक कला है। जैसे वही आय के असमान वितरण का आप उदाहरण ले सकते हैं। जैसे आय के असमान वितरण को दूर करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपाय। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र एक कला भी है। उसके बाद इन दोनों के जिस टाइम हम अध्ययन के बाद बात करते हैं कि क्या अर्थशास्त्र एक कला है या क्या अर्थशास्त्र एक विज्ञान भी है और कला भी है, तो इसका निष्कर्ष यही होगा कि अर्थशास्त्र विज्ञान भी है और कला भी है। इसको आप एक अन्य एग्जाम्पल की सहायता से भी समझ सकते हैं। जैसे भारत के संबंध में हम बात करते हैं एक समस्या की, जो कि बेरोजगारी की समस्या है। अब वास्तविक विज्ञान की हम बात करते हैं तो इसका अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है। इसको आप सीधे से बेरोजगारी के एग्जाम्पल के साथ भी जोड़ सकते हैं। जैसे भारत में बेरोजगारी क्यों है, कितनी है, किस प्रकार की है। दूसरी तरफ अर्थशास्त्र आदर्शात्मक विज्ञान के रूप में भी
आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी दूर करने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। और हम बात करते हैं फिर कला की, तो कला को भी आप इसी एग्जाम्पल से जोड़ सकते हैं, यानी कि बेरोजगारी दूर करने के लिए उठाए गए कदम। आर्थिक प्रणालियां, विश्व स्तर पर 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं संसार में पाई जाती हैं। एक तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और तीसरी है इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के संबंध में आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पाई जाती है। अर्थात इन चारों प्रकार की आर्थिक क्रियाओं पर सरकार की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं होता है। और इसमें उत्पादन के जो साधन हैं उनके ऊपर निजी स्वामित्व पाया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं की। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय की जो क्रियाएं हैं इनके ऊपर पूर्ण रूप से सरकारी नियंत्रण होता है, अर्थात ये क्रियाएं स्वतंत्र नहीं होती हैं। इसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था की हम बात करते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था ये समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का एक मिला जुला रूप है। इसमें उत्पादन के कुछ उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय की कुछ क्रियाओं पर सरकारी नियंत्रण होता है और कुछ पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। अब इन जो ये तीनों प्रकार की जो आपको अर्थव्यवस्थाएं बताई, ये तीनों प्रकार की जो आर्थिक प्रणालियां हैं, इन आर्थिक प्रणालियों में कई प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं, जैसे बेरोजगारी, कीमत वृद्धि, मंदी, निर्धनता आदि। तो इन समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई नीतियों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है, जैसे मौद्रिक नीति, राजस्व नीति, मजदूरी नीति या अन्य प्रकार की नीतियां, जैसे भारत में पंचवर्षीय योजनाएं हैं, तो इन सभी का अध्ययन भी अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो इसके बाद हम बात करते हैं बहुवैकल्पिक प्रश्न। जितना भी हमने अध्ययन किया है आज के इस व्याख्यान में, तो उससे संबंधित कुछ ये बहुवैकल्पिक प्रश्न हैं जो आपके सामने हैं। सबसे पहले है कि ग्रीक भाषा के 2 शब्द ओइकोस और नेमिन का अर्थ क्या है? पहला विकल्प अर्थशास्त्र, दूसरा विकल्प गृह प्रबंध, तीसरा विकल्प असीमित आवश्यकताएं और ख जो है उसमें इनमें से कोई नहीं। अब हम बात करते हैं इसके सही उत्तर की। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा गृह प्रबंध। अब बात आई कि भाई ये अर्थशास्त्र इसका सही उत्तर क्यों नहीं है? क्योंकि अर्थशास्त्र जो शब्द है वो मैंने आपको बताया, ये अर्थ जमा शास्त्र 2 शब्दों के मेल से बना हुआ शब्द है, और ये जो शब्द है ओइकोस और नेमिन, ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। तीसरा है असीमित आवश्यकताएं। क्यों नहीं है इसका सही उत्तर? क्योंकि असीमित आवश्यकता तो एक आर्थिक समस्या है, न कि ये ओइकोस और नेमिन का अर्थ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी आर्थिक क्रिया है? क किसान द्वारा खेत में काम करना, ख अध्यापक द्वारा स्कूल में पढ़ाना, ग डॉक्टर द्वारा मरीज का इलाज करना, और घ उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो घ होगा, उपयुक्त सभी। क्यों? क्योंकि पहला के किसान द्वारा खेत में काम करना एक आर्थिक क्रिया है, क्योंकि इसकी वजह से उसे धन की प्राप्ति होती है। दूसरा, अध्यापक स्कूल में यदि पढ़ाता है तो उस क्रिया के फलस्वरूप उसे वेतन मिलता है, ये भी एक आर्थिक क्रिया है। और
डॉक्टर जो मरीज का इलाज करता है उसके बदले भी उसे फीस की प्राप्ति होती है। तो यह भी धन की प्राप्ति है, और धन से प्राप्ति से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं उन सब को आर्थिक क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है, चुनाव की समस्या पैदा होने के क्या कारण हैं? क है दुर्लभता के कारण, ख असीमित आवश्यकता के कारण, ग विनिमय के कारण, ख उपयुक्त सभी। इसका जो सही उत्तर होगा वो क होगा, दुर्लभता के कारण। क्योंकि साधन हमारे पास सीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, यानी कि दुर्लभ हैं, और इसी की वजह से उनके बेहतर विकल्प को चुनना पड़ता है, जिसे हम चुनाव की समस्या कहते हैं। ख असीमित आवश्यकता के कारण चुनाव की समस्या पैदा नहीं होती, क्योंकि यदि हमारे पास हवा और सूर्य की धूप की तरह से साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते तो हम असीमित आवश्यकता की भी पूर्ति कर सकते थे। ग विनिमय के कारण, विनिमय के कारण भी चुनाव की समस्या पैदा नहीं होती, क्योंकि यह तो वह एक आर्थिक क्रिया है जो दो पक्षों के बीच लेन देन से संबंधित होती है, जिसके कारण के दोनों पक्षों के हितों की पूर्ति होती है। उसके बाद हम बात करते हैं अर्थशास्त्र को दो भागों में किसने बांटा? क रॉबिन्स, ख जेमकिन्स, ग रेगनर फ्रिस, ख उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है रेगनर फ्रिस। रेगनर फ्रिस जो कि नॉर्वे के एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हुए हैं, उन्होंने ही अर्थव्यवस्था को दो भागों में बांटा था, एक समष्टि अर्थव्यवस्था और एक व्यष्टि अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन सही है? क अर्थशास्त्र कला है, ख अर्थशास्त्र विज्ञान है, ग अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है, या घ अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों नहीं है। इसका सही उत्तर है अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों हैं। इसके बारे में आपको बताया भी गया था कि विज्ञान दो प्रकार का होता है, आदर्शात्मक और वास्तविक विज्ञान। तो अर्थशास्त्र दोनों प्रकार का विज्ञान भी है और कला भी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आर्थिक प्रणाली में उत्पादन, उपभोग, निवेश की स्वतंत्रता होती है? क समाजवादी अर्थव्यवस्था, ख पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ग मिश्रित अर्थव्यवस्था, या घ उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो सही उत्तर है वो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था इसका सही उत्तर इसलिए नहीं है क्योंकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग और निवेश की जो आर्थिक क्रियाएं हैं इनकी स्वतंत्रता नहीं पाई जाती। इनके ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण सरकार का होता है, इस पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण नहीं होता। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन, उपभोग, निवेश और विनिमय की पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पाई जाती है। अर्थात यहाँ पर जो उत्पादन के साधन हैं उनके ऊपर पूर्ण रूप से निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता है, और उत्पादन, उपभोग और निवेश की क्रियाओं में किसी भी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं पाया जाता। इस अर्थव्यवस्था में लाभ के उद्देश्य से ही उत्पादन किया जाता है। ग मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपको बताया है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के कुछ साधनों पर, या फिर यूं कह लीजिए उत्पादन, उपभोग और निवेश के क्षेत्र में कुछ नियंत्रण सरकारी क्षेत्र का होता है और कुछ नियंत्रण निजी क्षेत्र का होता है, इसलिए ग उत्तर भी सही नहीं है। तो आपको आज इस लेक्चर के माध्यम से यह बताया गया कि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद इस अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के बारे में बताया गया कि वे हम किस प्रकार की क्रियाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र में करते हैं, और उसके बाद फिर आपको अर्थशास्त्र की प्रकृति के बारे में बताया गया। अर्थात अर्थशास्त्र एक कला है या विज्ञान है, या फिर एक कला और विज्ञान दोनों है।
इसी के साथ ही आज का हमारा जो व्याख्यान है ये समाप्त होता है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।